वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब टाइम है इसका ऑब्जेक्टिव सेशन का। तो ऑब्जेक्टिव सेशन ये आपके सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान करने में एक तरफ आपको क्या दे रखी है, राशि दे रखी है, और आपको इधर सदिश राशि अदिश राशि छांटनी है। ठीक है, तो पहली आपकी चाल। चाल कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश राशि है? चाल जो होती है, चाल में कोई डायरेक्शन, कोई दूरी जो है, डायरेक्शन जो है निश्चित नहीं होती। आप किसी भी दूरी को इस तरह से तय कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोई डिफिनाइट नहीं है। डायरेक्शन क्या है, डिफिनाइट नहीं है, डिफिनाइट नहीं है। इसका मतलब चाल कैसी राशि हुई, तो इसका मतलब चाल हो गई एक अदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट है आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम दूरी। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। पढ़ाया है मैंने थ्योरेटिकल क्लास में। तो इसमें तो डायरेक्शन है, दिशा निश्चित है, इसलिए विस्थापन आपका क्या होगा, विस्थापन एक कैसी राशि होगी, विस्थापन एक सदिश राशि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान, मास। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल। पढ़ाया था मैंने, अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसमें सिर्फ आपको अपना नॉलेज बतानी है, बाकी अगर डीपली नॉलेज लेनी है तो थ्योरेटिकल क्लास करिए, जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। अब मास क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल। अब अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन होता है। तो अमाउंट ऑफ मटेरियल कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब मास क्या है, मास एक कैसी राशि है, मास हो गई आपकी एक अदिश राशि। मास हो गई आपकी एक अदिश राशि, मास एक अदिश राशि है। और नेक्स्ट है आपका भार, वेट। वेट क्या है आप बताइए, पढ़ाया ना मैंने। वेट क्या होता है, वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से कोई प्लानेट जो है अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, वही वेट होता है। और इसलिए वेट जो है बदलता रहता है। अर्थ पर कुछ और वेट है, मून पर कोई और वेट है। इसका मतलब वेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बदल रही है। ठीक है, जैसे अर्थ और मून का ले लो, 1:6 होता है। ठीक है, 1:6, 1:6। तो अगर अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 36 किलोग्राम है, यानी 36 किलोग्राम की कोई वस्तु है, और अगर वो मून पे जाएगी तो इसका 36 का 1/6 निकालो, 1/6, तो 6×6 = 36, 6×6 = 36, तो 6 किलोग्राम की हो जाएगी। क्या किलोग्राम की हो जाएगी, 6 किलोग्राम की होगी। समझ गए। तो इसका मतलब भार जो है, भार को कोई, भार में कोई डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि भार को एक निश्चित दिशा में क्या होता है, खींचा जाता है। इसलिए भार कैसी राशि हो गई, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बल यानी फोर्स। बल क्या है, बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला याद है, F = फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। F बराबर m। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, अब एक्सीलरेशन लगा लो। एक्सीलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को, और वेग मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी एक से दूसरे को हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं, सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है वेग। तो जब वेग वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जब आप मास में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही तो मिलेगी। ठीक है, तो फोर्स आपकी कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब आपको ये जो कूट दिए हुए हैं इनके आधार पर देखिए, ये जो नीचे कूट दिए हैं इनके आधार पर मिलान करिए। ये ऑप्शन ए आपका ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। ऑप्शन ये इस तरह से दे रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन था और ये आंसर है। अब इस तरह से मिलान करो तो मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ई सही है, आप मिलान कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ई सही है, आप मिलान कर लो एक तरह से। चलो देख लेते हैं इसमें, कोई बात नहीं, फिर कहोगे। देखो ऑप्शन ई में देखते हैं जो राइट आंसर है उसके हिसाब से। ऑप्शन ई में आपका दे रखा है, ऑप्शन ई में क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन ई में दे रखा है पहले का बी, पहले का बी, फर्स्ट का बी। चाल क्या है, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, बिल्कुल ठीक है।
विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये रहा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी ये भी ठीक है आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान यानी मास। यहाँ चलो थर्ड पे, डी मास कैसी राशि है, अदिश राशि है, मैंने भी बताया था। और भार क्या है, नेक्स्ट है आपका चौथा, और चौथा यहाँ देखेंगे, चौथे का सी, भार कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है। और फोर्स कैसी है, पाँचवें का ई, फोर्स कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है, क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीडोमीटर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, स्पीडोमीटर नामक उपकरण से निम्न में से क्या मापा जाता है, ठीक है। व्हाट बी मेजर बाय द स्पीडोमीटर, तो क्या नापते हैं, स्पीड, जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, स्पीड मतलब चाल, तो स्पीडोमीटर नामक उपकरण से हम केवल चाल नापते हैं, घनत्व डेंसिटी नहीं नाप सकते। डेंसिटी क्या होती है, यूनिट पर वॉल्यूम एरिया, ठीक है, D = m/v, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं जी रिक्टर स्केल से, किससे नापते हैं, रिक्टर स्केल से। और भूकंप किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से नापते हैं। आयतन तो वॉल्यूम तो पता ही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट किसी वस्तु का वेग जो होता है, किसी वस्तु का जो वेग होता है, किसी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी क्रमशः कैसा हो, वेलोसिटी कैसी होती है बताओ, वेलोसिटी कैसी होती है, धनात्मक होती है, केवल पॉजिटिव होती है, या केवल ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या ए तथा बी दोनों होती है। तो भाई वेलोसिटी होती है मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, ए तथा बी दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्वरण। त्वरण मतलब एक्सलेशन का SI मात्रक क्या है, मैंने मात्रक पहले ही पढ़ा दिए थे। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन सेकंड तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, ये तो आयाम का मात्रक है। आयाम का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। जो मैंने बताया था कि हम लोग 3D जिंदगी जी रहे हैं, 3 डायमेंशनल जिंदगी है। किसी ऑब्जेक्ट को हम लेंथ में, ब्रेथ में एंड हाइट में देख सकते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। अगला है न्यूटन प्रति मीटर, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, ये किसका मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर। बताइए, पृष्ठीय तनाव का मात्रक है, पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन का मात्रक है ये, ठीक है। सरफेस टेंशन में मैंने आपको क्या बताया था, एक गोल की बूंद, एक बारिश की जो बूंद होती है उसके बारे में कुछ बताया था, याद है, उसका जो सरफेस टेंशन, उसका जो आयतन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट ऑप्शन क्या बता, लास्ट ऑप्शन बचा त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग या मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मंदन, रिटार्डेशन, मंदन पता है ना, निम्न मंदन क्या होता है बताइए, धनात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। तो मंदन हमेशा होता है ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन। मंदन क्या होता है, एक्सीलरेशन तो आपको पता है ना, बस नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है वही मंदन होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी ऋणात्मक त्वरण होता है मंदन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, गति या मोशन का तृतीय समीकरण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है V = U + AT। वेलोसिटी जो होती है यानी अंतिम वेग, ये अंतिम वेग है कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, और ये प्रारंभिक वेग है, यानी प्रारंभिक वेग को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ये। और ये आपका त्वरण है, t बराबर लिया गया समय है, ठीक है। तो V = U + AT, ये क्या है, गति का कैसा समीकरण है, फर्स्ट समीकरण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गति का प्रथम समीकरण है। S = ut + ½ AT², मैंने पढ़ाया था थियोरेटिकल क्लास में, S = ut + ½ AT का स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण है। और मैंने ये बताया था S = ut + ½ कभी कभी GT² भी लगा देते हैं, और G हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो इसका मतलब गति का तृतीय समीकरण कौन सा हुआ, तो गति का तृतीय समीकरण हुआ V² = U² + 2A²।
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही तो हुआ। ये आपका गति का तृतीय समीकरण। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है, बताइए क्या होता है। पहला ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई ये तो नहीं हो सकता, क्यों, ये तो पलायन वेग होता है किसी भी पिंड का, पलायन वेग। अर्थ से अगर हमें कोई पत्थर स्पेस में फेंकना है तो उस पत्थर की स्पीड अगर 11 किलोमीटर 1 सेकंड में जाए तो वो स्पेस में पहुंच जाएगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर जाएगा, वो पार कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्लायन वेग है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 746 वाट, इसको अभी बी को रहने देते हैं। 746 वाट क्या होता है, एक असव शक्ति। एक असव शक्ति किसके बराबर होती है, एक असव शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता ही नहीं होता है। आगे है आपका डी ऑप्शन में 1.6, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये हुआ 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा आपका, तो बचा एक बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ईजी है, तो सब जानते हैं, स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। सोचो सब, अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नॉर्मल सोच लो, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर जाएगी तो बढ़ेगी, अगर नीचे की ओर आएगी कोई वस्तु तो उस गुरुत्वीय त्वरण जो होती है, त्वरण क्या होता है पता है ना, वेग परिवर्तन, यानी वेलोसिटी चेंज जो होगी, वेग परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेग तो भाई जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तभी तो कोई भी प्लैनेट उसे अच्छी तरह से आकर्षित करेगा और तेज गति से। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसका मतलब आप विपरीत दिशा में ऑब्जेक्ट, यानी ऑपोजिट कंडीशन में, आप फोर्स के ऑपोजिट कंडीशन में जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो धनात्मक, तो बताओ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक कभी हो नहीं सकती भाई, इतना तो पता है। ऋणात्मक, बिल्कुल ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी नहीं। नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी, नहीं, ये नहीं, केवल ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, केवल ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। यानी ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्लाइड ये आ चुकी है, ये यहाँ से स्टार्ट है ये स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिकेंद्रक बल का उदाहरण है। सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने बताया था, आपको पढ़ाया है खूब। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बताओ, मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताया, अब आपको खुद देखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, यानी ये अर्थ है, इसके चारों ओर जो उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट जो गति करते हैं, इस तरह से सैटेलाइट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, और सैटेलाइट को जो स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर की दूरी में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा से 36, यानी पृथ्वी की कक्षा में 36,000 किलोमीटर की दूरी में स्थापित किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति बताओ। ये जो उपग्रह है, ठीक है, ये उपग्रह जो कर रहा है, कृत्रिम उपग्रह तो जानते हो ना, ऐसे सोलर प्लेट लगी रहती है इस तरह से। तो ये जो उपग्रहों की गति क्या है, क्या अभिकेंद्रक बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। चंद्रमा की गति, ये मून समझ लो, अब इसे मून की गति। घड़ी की सेकंड वाली सुई की गतियाँ, सोचो ये जो घड़ी की सेकंड वाली सुई की गति कैसे गति करती है, इस तरह से तो गति करती है। वृत्तीय मार्ग पर गति करता धावक, सब वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, थोड़ा ध्यान दो तो पता चल जाएगा। और उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ अबव, इनमें कोई ना कोई रिलेशन है, इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। अगर आपने थ्योरेटिकल क्लास की है तो आप समझ जाओगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऑल ऑफ अबव, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे अभिकेंद्रक बल सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपकेंद्रक बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल बताइए।
तो मैंने ये खूब पढ़ाया, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें पढ़ाने की ज़रूरत है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, याद रखना, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ लगे उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं ये वाला। निम्न में से अवकेंद्रक बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण बताओ। सर्कस में मौत के कुएं का खेल, सोचा है ये वाला? सर्कस में मौत का मोटरसाइकिल वाला कैसे घूमता है ऐसे, एक फोर्स अंदर की तरफ लगती है और एक फोर्स बाहर की तरफ लगती है, जो जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल वाला होता है अपना बैलेंस जो होता है बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। तो यही तो पढ़ाया था मैंने थ्योरेटिकल क्लास में। तो सर्कस में मौत के कुएं का खेल, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, या इनमें से सभी। तो सोच लिया आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी सही हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ध्यान से देखो, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन किस तरह से काम करती है, सर्कस में मौत के कुएं का खेल, सभी की सभी अपकेंद्रक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है ABCD में से बताना है आपको। बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा के पहियों के रिम भारी तथा मोटे तथा बीच में कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। या बैलगाड़ी तथा खोखले होते हैं, बीच में नहीं, तथा खोखले लिख रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन है बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा के पहियों के रिम भारी, मोटे तथा बीच में खोखले होते हैं। ध्यान से पढ़ना। कार या बस में ब्रेक लगाना, कुम्हार का चाक। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा के पहियों के रिम भारी, मोटे तथा बीच में कैसे होते हैं? खोखले होते हैं, हॉलो होते नहीं होते। ऐसा किस लिए होता है? जड़त्व आघूर्ण बनाने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जड़त्व आघूर्ण के लिए आप मेरी थ्योरेटिकल क्लास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ बीच में खोखला नहीं दिख रहा है, ये और ये सेम लग रहे हैं लेकिन यहाँ बीच में खोखला, ये नहीं हो सकता। कार में बस लगाना, कार या बस में ब्रेक लगाना, जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या बढ़ता है? घर्षण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? घर्षण, यानी फ्रिक्शन। तो ये तो फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो घर्षण का एग्जाम्पल है, घर्षण आपको पढ़ा है, ठीक है। कुम्हार का चाक, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? ये बलाघूर्ण का एग्जाम्पल है। कुम्हार का चाक दिखा है, यहाँ से एक डंडा लगा के इस तरह से घुमाता है किसी चीज़ को, ये बलाघूर्ण का। टॉर्क का एग्जाम्पल है, टॉर्क, फिजिक्स में टॉर्क पढ़ते हैं ना। अब है वही जो टॉर्क मैं बता रहा था, तो बल आघूर्ण या टॉर्क का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो घरों में आटा पीसने की चक्की, ये टॉर्क का एग्जाम्पल अभी जो बताया था, सेम कुम्हार का चाक और आटा पीसने की चक्की यानी चाकी जो होती है, जैसे हमारे गांव में चलाते हैं ना इस तरह से, तो ये आटा पीसने की चक्की, ये भी तो ये सेम बल आघूर्ण का उदाहरण है कि नहीं, टॉर्क का। और कुम्हार का चाक सोचो, अभी बताया है, ठीक है, कुम्हार का चाक भी बल आघूर्ण का उदाहरण है। पानी निकालने के हाथ का पंप हर एक कंडीशन में जो केंद्र से जो है क्रिया रेखा दूर जा रही है, इसका मतलब केंद्र से क्रिया रेखा दूर जाए तो टॉर्क का एग्जाम्पल होता है, बल आघूर्ण का। इसके कारण आपको जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है कम लगानी पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है, किसके कारण? बल आघूर्ण के कारण। और आपका कार्य जो होता है, आपको जब कार्य होता है, वर्क जो होता है बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाता है, यही तो टॉर्क है, बल आघूर्ण है, ठीक है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। तो घरों में आटा पीसने की चक्की यानी ठीक है, यहाँ लगाते हैं नहीं ऐसे करके, फिर यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, इसे आसानी से। कुम्हार का चाक भी इसी तरह से काम करता है। पानी निकालने के हाथ का पंप, कभी देखना जैसे ये हैंड पंप है, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये उसका हाथ का पंप है, आप यहाँ हाथ रख के चलाना नल को और एक बार यहाँ हाथ रख के चलाना, किस जगह आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करनी पड़ेगी? यहाँ जो है फोर्स ज़्यादा अप्लाइड करनी पड़ेगी कंपेयर टू दिस, यानी F1 इज़ लेस देन F2, यानी F1 इज़ लेस देन F2 है, F1 की वैल्यू जो है F2 से कम हुई, इसका मतलब फोर्स यहाँ कम लगाने पड़ेगी और आप पानी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका बल आघूर्ण टॉर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है घरों के दरवाजों के कब्जे, ये भी तो सेम इसी तरह से काम करता है, टॉर्क पर इस तरह से लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते हैं, आप यहीं तो फोर्स अप्लाइड करते हो। कभी आप दरवाजे को यहाँ लगा के देखना, यहाँ फोर्स ज़्यादा होगी, यानी फोर्स यहाँ ज़्यादा अप्लाइड करने पड़ेगी, फोर्स ज़्यादा अप्लाइड करने पड़ेगी कंपेयर टू ईयर, ठीक है। तो ये घरों के दरवाजों के कब्जे भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, ये टॉर्क के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, ये कंप्लीट होने वाला है।
घर्षण फ्रिक्शन का उदाहरण है। घर्षण तो आपको पता है ना, सबको पता है यार, घर्षण बहुत ईजी है। मनुष्य या जानवरों का सतह पर चलना, कार या बस में ब्रेक लगना, मशीनों में घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट या स्नेहक का प्रयोग करना, कुछ भारी मशीनों में घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करना, या ऑल ऑफ अबव। आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा, सोच लिया? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। घर्षण क्या होता है यार? एक सतह है दूसरी सतह पर चलने के लिए इनके बीच में जो फोर्स काम करती है वही तो फ्रिक्शन होती है। देखिए, मनुष्य या जानवरों का सतह पर चलना, ऐसे ही तो चलते हैं। अगर आप सोचो, अगर मैं किसी सतह पर चल रहा हूँ और वहाँ मैं ऑयल फेंक दूँ, फेंक दूँ ऑयल, और फिर आपको चलने के लिए बोलूँ, तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? फ्रिक्शन। फिर आप चल नहीं पाओगे। इसका मतलब घर्षण कम होने पर आप गिर जाओगे, ठीक है। तो यानी सतह से सतह पर कार्य करता है घर्षण, तो समझ गए। तो इसका मतलब मनुष्य या जानवरों का सतह पर चलना, कार या बस में ब्रेक लगना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। मशीनों या में घर्षण कम करने के लिए स्नेहक या लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। मशीनों में उल्टा करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। अगर मशीनों में घर्षण कम नहीं करेंगे तो मशीनें घिस जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घिस जाएंगी। उनके जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ दे रखा है कुछ भारी मशीनों में, भारी हैवी मशीन्स होती हैं ना, उनमें लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ अबव। ये वीडियो आपको कंप्लीट हो गई। आप बताना आपको कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू।